हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर अपन ने फर्स्ट स्टार्ट की थी, नेचर एंड बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन केमिकल रिएक्शंस। उसमें अपने पास एक टॉपिक है, अपने पास रेजोनेंस अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन रेजोनेंस के अपन ने एप्लीकेशंस डिस्कस नहीं किए थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज द हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप्स और दियर स्टेबिलिटी ऑफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के डिफरेंट टाइप्स के अपने पास कंपाउंड्स है, तो उनकी स्टेबिलिटी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज का अपना लेक्चर जो होगा उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस एंड एरोमेटिसिटी, जहाँ पर यहाँ से आपके पास आज का जो लेक्चर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी कंसेप्ट आज अपन क्या कराएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है और एरोमेटिसिटी को कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है भाई, तो चले यहाँ से अपन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग अपन एरोमेटिसिटी के अकॉर्डिंग अपन किन किन क्या क्या अपने पास एप्लीकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन होगा अपने पास बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा अपने पास कि इसके अकॉर्डिंग रेजोनेंस के अकॉर्डिंग अपन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसको अपन आसानी से रेजोनेंस के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है भाई, उसके अलावा दूसरा अपने पास है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यदि आपके पास कोई कंपाउंड है और किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो इंटरमीडिएट स्पीशीज का क्या होता है, अपने पास फॉर्मेशन होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तीसरा आपके पास जो होगा इसकी एप्लीकेशंस एरोमेटिसिटी, कि अपन एप्लीकेशन में ही देखेंगे क्या अपने पास एरोमेटिसिटी। ये अपने पास क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं रेजोनेंस की। सबसे पहले मैं बात करूँ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूँ तो सबसे पहला अपन स्टार्ट कर रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। हाँ जी भाई, यदि अपन किसी भी एटॉमिक मॉलिक्यूल या डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू एमओटी अपन एमओटी का एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं और अपन कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। यदि किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है तो उसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कौन कौन से, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का अपन को आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। इसके आधार पर अपन आसानी से उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जा सकता है। चलो भाई ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूँ, अब अपन रेजोनेंस कंसेप्ट से अपन बॉन्ड ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अपन ये कहते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अपने पास क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। ये अपने पास होता है कंसेप्ट कि बॉन्ड जो ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond energy, is directly proportional to bond energy, bond strength, bond energy and inversely proportional to bond length.
बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड अपने पास क्या होती है, लेंथ होती है। हाँ जी भाई, बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे? बॉन्ड ऑर्डर यदि आपके पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, कौन से? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है, तो किसके आधार पर अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसे MOT के आधार पर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन यदि आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस है तो उसे किसे एक्सप्लेन करेंगे, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग। यदि आपके पास पॉली एटॉमिक molecules एंड आयंस, यदि आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस प्रेजेंट है तो इसे किसे एक्सप्लेन करेंगे अपन, रेजोनेंस। किसे एक्सप्लेन किया जाएगा? डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इट इज एक्सप्लेन बाय MOT। यदि अपने पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल आयंस प्रेजेंट है तो उसे किसके द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, अपने पास रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल में यदि आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा अपने पास, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। NB क्या है पर, NB मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na क्या अपने पास, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यदि MOT डायग्राम बनाओ और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को आप देखो, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उन्हें आप लगाकर आप उसमें किसका डिवाइडेड कर दो, 2 का डिवाइडेड कर दो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, किसी का जैसे B2 है, B2 के वैलेंस सेल में 3 3 6, नॉन बॉन्डिंग में अपने पास 0 है तो डिवाइडेड बाई तो उसका बॉन्ड ऑर्डर जितना आ रहा है उसका अपन को देखा जाएगा। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ऐसे आप इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हो, आप देखना चाहते हैं तो BSc फर्स्ट टाइम में अपने यहाँ वीडियो लेक्चर बना हुआ है तो वहाँ से भी आप इसे इस बॉन्ड कंसेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट को आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब बात की जाती है रेजोनेंस, कि रेजोनेंस के द्वारा अपन को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के और आयंस का क्या निकालना, आइडेंटिफाई करना है, बॉन्ड ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है। और तो हेडिंग डाल दें, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर किसका निकालना है अपन को, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किसके द्वारा एक्सप्लेन करोगे, तो अपन कहेंगे रेजोनेंस के द्वारा अपन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। और अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एनी टू एटम, इन बिटवीन एनी टू एटम between any two atom। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन
ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोल रहे हैं अपन फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर का? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एनी टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दो एटम के बीच में अपने पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दो एटम के बीच में आपके पास जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड्स है, उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। एंड टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, इस आधार पर ये अपन किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हैं, अपन बॉन्ड ऑर्डर आसानी से क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के आधार पर अपन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। उसमें पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कार्बोनेट्स, ठीक है, आयंस। एग्जाम्पल की अपन बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल अपने पास कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट्स। इस यदि मैं कार्बोनेट्स की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, CO3 माइनस 2। क्या होता है अपने पास, CO3 माइनस 2। अब इसकी अपन को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो CO3 माइनस 2 का अपन यदि जनरल बात करें अपन, तो ये होगा C डबल बॉन्डेड O माइनस, और यहाँ भी क्या रहेगा O माइनस, राइट। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये यहाँ डीलोकलाइज होगा, ये यहाँ डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये यहाँ जाएगा नहीं जाएगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने जो आएगी वो क्या आएगी अपने पास, C O माइनस डबल बॉन्डेड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O माइनस। फिर तीसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे वो डीलोकलाइज हुआ वैसे ये भी डीलोकलाइज होगा नहीं होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। नेक्स्ट तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगी अपने पास, C O माइनस डबल बॉन्डेड O माइनस। ये कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी अपने पास, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपन ने क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एनी टू एटम्स ऑफ आयंस, एनी टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यदि अपन 2 एटम्स की बात करें ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने अपने पास, तो अपन बोलेंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 बिटवीन 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कितने अपने पास 4। ठीक है, और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी आ रही है अपने पास 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो रहा है भाई, बॉन्ड ऑर्डर 1.33 हो रहा है, 3 एकम 3, ठीक है, ओके। फिर 3 आपके पास कार्बोनेट आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो आप डायटोमिक मॉलिक्यूल MOT के द्वारा अपन नहीं कर सकते। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का यदि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वो भी MOT की कमी थी, उनके लिए अपन क्या अप्लाई करते हैं, पॉली एटॉमिक के लिए अपन को रेजोनेंस कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और रेजोनेंस कंसेप्ट के आधार पर अपन ईजिली किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का यदि बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है तो उस बॉन्ड ऑर्डर के आधार पर उस एटॉमिक मॉलिक्यूल के अपन क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि वो स्टेबल होगा या नहीं होगा। आसानी से अपन उसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है भाई, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, उसकी कम होगी। तो आसानी से अपन बॉन्ड लेंथ के बारे में पता कर सकते हैं। आपसे कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछ ले, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी पूछ ले, चाहे स्टेबिलिटी पूछ ले, चाहे आपके पास बॉन्ड लेंथ पूछ ले, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आप सीधा किस पर लेके जाओगे, बॉन्ड ऑर्डर पर लेके जाओगे। यदि आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता है तो आप आसानी से उसका क्या दे सकते हैं, आंसर्स दे सकते हैं। इसी में जैसे मैं कहूँ NO3 माइनस की मैं बात करूँ, नेक्स्ट अपने पास है नाइट्रेट आयन NO3 माइनस।
ठीक है। NO3 नाइट्रेट आयन की मैं बात करूँ तो नाइट्रेट में क्या होता है अपने पास, स्ट्रक्चर बना ले अपन, या N डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा O माइनस। ठीक है, ये होगी नाइट्रेट आयन की। यदि मैं फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पर, यदि मैं फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूँगा आपको नाइट्रेट आयन की, तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। आपके पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, NO माइनस डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O, राइट। ठीक है, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज चल रहा है अपने पास, अभी पॉजिटिव चार्ज चल रहा है भाई। नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज चल रहा है अपने पास, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। आप इसकी एक रेजोनेटिंग, क्योंकि यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज को अपन को खत्म करना है, तो अपन इसका क्या बना सकते हैं, NO2, यहाँ पर भी क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। लेकिन अभी अपन इसके अकॉर्डिंग देख लो। फिर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आएगी अपने पास, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। नेक्स्ट क्या बन जाएगी, N डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O और O पे क्या आ जाएगा, माइनस। और नाइट्रोजन पे क्या चल रहा है अपने पास, प्लस तो चलेगा ही। ठीक है, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन ने क्या कराई, इसकी इंट्रोड्यूस करवाई। क्या चौथी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या, तो अपन बोल रहे टोटल 3 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास क्या होती है, पॉसिबल होती है। ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने अपने पास, टोटल नंबर ऑफ बिटवीन द बॉन्ड, तो उसका क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, अप्लाई करोगे तो 3 और 1 4, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, वही कितना आ रहा है 1.33, आपके पास क्या आ रहा है 1.33। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था अपने पास 1.33 और कार्बोनेट आयन का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है अपने पास 1.33। इसी तरह यदि मैं बेंजीन की बात करूं, किसकी बात करें अपन, बेंजीन की, बेंजीन का फॉर्मूला कितना होता है C6H6। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन कौन सी बनाओगे आप, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास, चले बोथ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अब अपन को क्या बोलना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन एनी 2 एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल एनी 2 एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम्स, तो कितने आ रहे हैं अपने पास, एनी 2 एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ एनी 2 एटम 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एनी 2 एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं अपने पास, 3 आएंगे। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने रहेंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी 2 एटम, कि एनी 2 एटम के बीच में इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनी 2 एटम्स के बीच में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आ रहे हैं अपने पास 3। ठीक है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, कितना आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर इसका 1.5। ठीक है, निकाल सकते हो आप भाई, एनी बिटवीन द 2 एटम्स, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई 2 एटम के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको काउंट करने हैं। ठीक है, तो टोटल अपने पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। देखो उसमें 4 बन रहे थे अपने पास, 2 3 और 4 हर एटम्स के बीच में। यहाँ पर मैक्सिमम 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब 3 ही अपने पास बॉन्डिंग का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है भाई, चलें नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ बेंजीन के बाद में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। फर्स्ट अपने पास कंसेप्ट खत्म होता है क्या अपने पास कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का यदि बॉन्ड ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप आसानी से उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बिटवीन द बॉन्ड, कि उनके बीच में कितना बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है, उसे आप लगाकर फॉर्मूले में लगाकर आप आसानी से किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल का क्या कर सकते हो, आप बॉन्ड ऑर्डर पता किया जा सकता है। उसके बाद में यदि अपन बात करें नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपने पास है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। सेकंड अपने पास है रेजोनेंस का एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ
इंटरमीडिएट, हाँ जी सर। यदि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो अपन कहते हैं कि आपके पास जितना ज़्यादा चार्ज डिस्पर्स होगा, जितना ज़्यादा अपने पास चार्ज डिस्पर्स होगा, उसकी एरोमेटिसिटी उतनी क्या होती है अपने पास ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब वो इंटरमीडिएट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा कि यदि कोई कोई आपके पास स्ट्रक्चर्स है और स्ट्रक्चर्स में कुछ स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है CH2 प्लस, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और यहाँ क्या लगा रखा मैंने जेड, कोई जेड इफेक्ट लग रहा है जो ऑर्थो पैरा मेटा कहीं पर भी आपके पास लगा हुआ है। लेकिन अपन इसके बारे में क्या कर रहे हैं, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने है, दूसरी स्ट्रक्चर आपके सामने मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। CH2 प्लस, वही मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर भी जेड ग्रुप लगा दिया, लेकिन ये जेड ग्रुप अपने पास क्या शो कर रहा है, प्लस H शो कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर है। इसके बाद में तीसरी मैंने स्ट्रक्चर बनाई, इसमें भी मैंने क्या लगा दिया जेड, और इसकी जगह पर ने क्या लगा दिया प्लस आई, क्या लगा दिया मैंने प्लस आई। कौन सा ये जेड क्या शो कर रहा है, प्लस आई शो कर रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाई, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट की स्ट्रक्चर्स CH2 प्लस, और यहाँ पे क्या डाल दिया जेड। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर रहा हूँ माइनस आई, क्या अप्लाई कर रहा हूँ मैं माइनस आई। उसके बाद में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपके सामने, CH2 प्लस, यहाँ पर जेड, और इसमें क्या लगा मैंने माइनस एच, ये तो लगाया माइनस आई और ये लगा दिया मैंने माइनस एच। ठीक है, और एक अपने पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपके सामने और रिप्रेजेंट कर दूँ, और ये आपके पास ये है, और यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपके पास माइनस आर। अब देखो, तो अपन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा इंटरमीडिएट होगा, तो अपन बोलेंगे ये आपके पास इसका स्टेबिलिटी का क्या रहेगा ऑर्डर रहेगा। इसके अकॉर्डिंग अपन किसी भी इंटरमीडिएट की क्या दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दी जा सकती है। ठीक है, कि आपके पास कोई यदि प्लस आर प्लस एच और प्लस आई है, क्योंकि इफेक्ट क्या लग रहा है अपने पास, प्लस आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज होती है जो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी। माइनस आई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज होती है जो प्लस चार्ज में से और इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, जिससे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, इन तीनों में मोर डोमिनेट होता है प्लस आर, फिर होता है प्लस एच और फिर होता है प्लस आई। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, इसलिए कैटाइंस की डेंसिटी डिक्रीज होगी, कैटाइन डिक्रीज होगा, डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, जिससे उसकी स्टेबिलिटी, उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि आपके पास ये आपके पास ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ये आपके पास क्या होता है, कम इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस आधार पर अपन आसानी से किसी भी कंपाउंड्स की अपन स्टेबिलिटी का क्या दिया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूँ आपके सामने, जैसे मैं कह दूँ कि आपके पास कोई ग्रुप लगा हुआ है, कि आपके पास कोई डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप लगे हुए हैं, जिसे समझ में आ जाएगा अब आपको। जैसे मैं कहूँ आपके पास ये CH2 है, अभी आपने बोला ये CH2 है, और यहाँ पर दे दिया येलो CH2 प्लस, और यहाँ पर दे दिया मैंने OCH3। दूसरा मैंने ये बोला यहाँ पे फिर दे दिया CH2 प्लस, और यहाँ पर क्या दे दिया मैंने CH3। ठीक है, ओके, दो। फिर उसके बाद में मैं क्या दिया CH2 प्लस, ओनली CH2 प्लस। नेक्स्ट इंटरमीडिएट CH2 क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। उसके बाद में फोर्थ इंटरमीडिएट क्या हो गया, यहाँ पर अपने ले लिया CH2 प्लस, और यहाँ पर क्या डाल दिया अपन ने NO2। ठीक है, अब मैं चारों की स्टेबिलिटी बताऊं तो इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस आर इफेक्ट, इसका क्या लगता है प्लस एच,
या प्लस आई, इस पर कोई इफेक्ट नहीं लगता है, इस पर क्या लगता है माइनस आर या माइनस एच। ठीक है भाई, ये लग रहा है नहीं लग रहा है। अब अपन बात करें स्टेबिलिटी की, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो अपन बोलेंगे इट इज़ ए मोर स्टेबल, बिकॉज क्योंकि प्लस आर डोनेटिंग स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा डिक्रीज करेगा, माइनस आई एक्सेप्टिंग स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, वो तो डिक्रीज करेगा और ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा। मतलब इस आधार पर अपन किसी भी इंटरमीडिएट की, मतलब रेजोनेंस के आधार पर किसी भी इंटरमीडिएट की अपन आसानी से क्या कर सकते हैं व्याख्या की जा सकती है। ठीक है भाई, इंटरमीडिएट किसी भी इंटरमीडिएट की अपन आसानी से क्या कर सकते हैं व्याख्या कर सकते हैं। ये आपके पास हो गए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें अपन रेजोनेंस के क्या देख रहे हैं एप्लीकेशंस देख रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीजिंग ग्रुप। अपने को यदि किसी भी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देखना है तो अपन इस बात से क्या समझ रहे हैं कि यदि अपन को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर कोमा प्लस एच कोमा प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। क्या बोल सकते हैं नहीं बोल सकते कि यदि आपको स्टेबिलिटी और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी देनी है तो अपन कह सकते हैं ये प्लस आर और माइनस आर क्या प्लस आई और माइनस क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट होता है। जितने भी एल्किल ग्रुप है, ऑल एल्किल ग्रुप है, ऑल एल्किल ग्रुप है 100 प्लस आई इफेक्ट लाइक CH3 C2H5। ठीक है, ये सभी ग्रुप कौन सा शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट को क्या करते हैं शो करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज माइनस आई और प्लस आई। ठीक है, जैसे माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, एक्सेप्टिंग स्पीसीज जैसे Cl माइनस Br माइनस आई माइनस, ये सबके सभी क्या शो करते हैं अपने पास माइनस आई शो करते हैं। और मैंने कहा भी था एक बात कि माइनस हेलोजन की जब बात आएगी तो अपन बोलते हैं माइनस आई इज मोर डोमिनेट टू प्लस आई, प्लस आर माइनस आई इज मोर डोमिनेट टू प्लस आर, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है, इसलिए क्लोरीन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, इसलिए रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट आपके पास जो डीएक्टिवेटिंग रिंग होती है, जबकि आपके पास रिंग क्या होनी चाहिए एक्टिवेटिव होनी चाहिए। भाई आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, आप जरा सोचो आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग क्या होनी चाहिए एक्टिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से हेलोजेंस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए बेंजीन रिंग एक्टिव ना होकर बेंजीन रिंग तो क्या हो रही है डीएक्टिव हो रही है। मतलब एक ऐसा कोई फैक्टर आपके पास अप्लाई हो रहा है जो देने से ज़्यादा उसे क्या कर रहा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो लोन पेयर देने की वजह से रिंग पर पॉजिटिव चार्ज का सर्कुलेशन होता है, इसलिए डीलोकलाइजेशन की वजह से आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो और पैरा पर अपने पास प्लस इफेक्ट प्लस चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए रिंग क्या हो जाती है डीएक्टिवेटेड हो जाती है। तो इसलिए अपन हेलोजन की जब भी बात आती है एक्सेप्शनल में बोला जाता है, लेकिन अपने पास एक्सेप्शनल नहीं है ये इसका आंसर है कि आपके पास यहाँ पर माइनस हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट लगता है और माइनस आई इफेक्ट मोर डोमिनेट होता है कंपेयर टू माइनस आर प्लस आर। ठीक है, प्लस आर से क्या होता है मोर डोमिनेट होता है, इसकी वजह से अपने कहते हैं कि यहाँ पर प्लस आर कम इफेक्टिव होता है, माइनस आई ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाँ ये जरूर है कि आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसकी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, लेकिन आपके पास बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी डीएक्टिवेटेड हो जाएगी माइनस आई की इफेक्ट की वजह से। माइनस आई इफेक्ट की वजह से आपके पास वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं एक्सेप्ट के लिए। ठीक, चलिए आगे। तो अपन इसके आधार पर रेजोनेंस के आधार पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की अपन क्या कर सकते हैं व्याख्या कर सकते हैं। तो यदि मैं बात करूं तो अपन ये कार्बोकैटाइन तो कार्बेनाइन में क्या होगा बिल्कुल ऑपोजिट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन में क्या होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच
माइनस आर माइनस आई, माइनस एच एंड माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। बताओ बोल सकता नहीं बोल सकता हूँ कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस, यदि कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी की अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि माइनस आर माइनस एच और माइनस आई और प्लस आर प्लस एच और प्लस आई, कि आपके पास सिमिलर टू कार्बोकैटाइन के ऑपोजिट, कार्बोकैटाइन के क्या होगा अपोजिट होगा। लेकिन यदि फ्री रेडिकल की बात करो और रेजोनेंस आपके पास अप्लाई हो रहा है तो सिमिलर टू कार्बोकैटाइन, जैसा कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी है एज इट इज आपके पास किसकी स्टेबिलिटी होगी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होगी। ठीक है भाई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, आप बोल सकते हो इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है। यहाँ पर वहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। कौन से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी आपके पास है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, रिलीजिंग ग्रुप है तो कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और विड्रॉइंग ग्रुप है तो आपके पास किसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कार्ब एनाइन की क्या बढ़ेगी, स्टेबिलिटी आपके पास क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई, चलें आगे। तो ये आपके पास क्या होता है, कंसेप्ट होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में यदि मैं आपके सामने बात करूं, कुछ स्पीसीज है, जैसे फर्स्ट अपने पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको देना है इनका, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल फर्स्ट, सेकंड अपने पास है एलाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है, और तीसरा अपने पास है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, इसको क्या बोलोगे सेकंड को, एलाइलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। चले अब बात करते हैं सबसे पहले बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कौन होगा, तो अपन ये कहेंगे कि आपके पास सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल होगा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल फर्स्ट, फिर क्या आएगा सेकंड, और फिर क्या आएगा थर्ड। क्योंकि फर्स्ट में क्या लग रहा है अपने पास, रेजोनेंस प्लस आर लग रहा है, इसमें भी रेजोनेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है अपने पास, प्लस एच लग रहा है। और अपने कहते हैं कि प्लस आर मोर डोमिनेट टू प्लस एच, प्लस आर मोर डोमिनेट होता है प्लस एच के लिए, इसलिए अपने पास बेंजाइलिक फ्री रेडिकल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू एलाइलिक फ्री रेडिकल और कंपेयर टू बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। क्या बात समझ में आई क्या? तो अपन किसी भी कार्बोकैटाइन या कार्ब एनाइन के अपन आसानी से क्या दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दी जा सकती है। किसी भी कार्बोकैटाइन और कार्ब एनाइन के अपन आसानी से क्या दे सकते हैं, स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास आ रहा है एरोमेटिसिटी। ठीक है, या अपन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एरोमेटिसिटी एक साथ देख लें। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का क्या देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस। CH2 प्लस
CH2 प्लस NO2 CH2 प्लस NH2। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 एग्जाम्पल आपके पास प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल में से सबसे ज़्यादा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा? तो अपन कहते हैं कि आपके पास इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस R, इसका कौन सा लगता है अपने पास, माइनस R, और यहाँ पर कोई इफेक्टिव नहीं है। और अपन कहते हैं कि प्लस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन, इसलिए आपके पास थर्ड, फिर उसके बाद में फर्स्ट और इसके बाद में सेकेंड। क्योंकि सेकेंड पे क्या लग रहा है, माइनस R लग रहा है, कार्बोकेटाइन की कंपेयर टू कुछ भी नहीं लग रहा, उसके कंपेयर यदि अपन बात करें तो आपके पास इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। बताओ कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे आपके पास यदि किसी की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, कार्बोकेटाइन हुआ चाहे कार्बेनाइन हुआ, तो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो आप आसानी से उनको क्या कर सकते हैं, डिस्कस किया जा सकता है। स्टूडेंट्स यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट अपने पास है, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है, एप्लीकेशन ही है रेजोनेंस का, बट इट इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर राजस्थान यूनिवर्सिटी। कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए टोटल 10 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, और हमेशा आता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, ऐसा कोई सा ईयर नहीं गया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। और वो क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। कि व्हाट इज द एरोमेटिसिटी और व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिसिटी कंपाउंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो एरोमेटिसिटी, कि आपके पास कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा, कंसेप्ट होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी। ठीक है भाई, क्या टॉपिक अपने पास, एरोमेटिसिटी। ठीक है भाई, एरोमेटिसिटी क्या होती है अपने पास, तो अपन कहते हैं कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो अपने डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज को अपने पास शो करते हैं, वो सभी डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज को शो करने वाले कंपाउंड्स अपने पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। कि ऐसे कंपाउंड्स कि जिनके पास जो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कि मैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बताने जा रहा हूं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक यदि किसी कंपाउंड्स में मिलती है तो कंपाउंड्स क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। एरोमेटिसिटी को क्या करता है, शो करता है। स्टूडेंट्स, एरोमेटिसिटी शो करने वाले कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होते हैं, चाहे वो कार्बोकेटाइन हो, चाहे वो कार्बेनाइन हो, चाहे वो फ्री रेडिकल हो। आपके पास यदि कोई एरोमेटिसिटी को शो कर रहा है, मतलब जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने जा रहा हूं वो कैरेक्टरिस्टिक्स यदि वो शो कर रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू रेजोनेंस, कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड, कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, कंपेयर टू प्लस एस कैरेक्टर। आपके पास कोई सा भी इफेक्ट आप लगा लीजिए, सबसे पहला हाईली स्टेबल कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा, अपने पास एरोमेटिसिटी कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कौन कौन सी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसके आधार पर अपन ये बता पाएं कि ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है नहीं है। ठीक है भाई, कि ये कंपाउंड आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड्स आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है। तो इसे समझाने के लिए साइंटिस्ट हकल आए और इसे अपन हकल नियम के आधार पर अपन एरोमेटिक कंपाउंडों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। और हकल ये कहते हैं कि यदि हकल का नियम क्या कहता है कि हकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स। कि यदि आपके पास 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट है तो वे सभी कंपाउंड्स आपके पास क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। 4n + 2π इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो हकल नियम क्या कहता है कि ऐसी स्पीसीज इन द प्रेजेंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट इन ए 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आर नोन एज ए हकल, फॉलो हकल्स रूल एंड आर नोन एज ए एरोमेटिक कंपाउंड्स। किस ऑफ हकल्स रूल्स, कैसी स्पीसीज जिनके पास 4n + 2π इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है वे सभी स्पीसीज आपके पास क्या कहलाती है, एरोमेटिसिटी को क्या करती है, शो करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है दे आर द प्लानर एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए और कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। यदि ऐसा कोई कंपाउंड आपके पास प्रेजेंट है तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा।
क्या होना चाहिए? कंपाउंड इज ए साइक्लिक एंड प्लानर। कंपाउंड क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? प्लानर होना चाहिए। दूसरा कहता है कि दे सॉ डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी वाला कंपाउंड होना चाहिए। हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल कंपाउंड्स आपके पास क्या होना चाहिए? होना चाहिए। ठीक है, फॉलो हकल्स रूल्स, कि वो हकल्स रूल्स को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही कुछ सम कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके आधार पर अपन ये शो करेंगे कि कंपाउंड्स आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और ये कंपाउंड्स आपके पास क्या नहीं होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। ठीक है भाई, तो अपन लिखते हैं दे आर सम मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, there are some molecules and compound, there are some molecule and compound saw different property, saw different property, so different property so different property such as, so different property such as, ठीक है। फर्स्ट क्या होगी? दे आर प्लानर एंड साइक्लिंग कंपाउंड, दे आर प्लानर, दे आर प्लानर प्लानर एंड साइक्लिक कंपाउंड। क्या होगा अपने पास? दे आर प्लानर एंड साइक्लिक कंपाउंड, दे शो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। सेकंड क्या लिखोगे? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैं बोलूंगा बाद में। दे शो हाई, दे शो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, दे शो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तीसरा आपके पास होगा दे गिव्स ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली रेदर देन एडिशन रिएक्शन, दे शो सब्स्टिट्यूशन reaction easily, there so substitution reaction easily there so substitution reaction easily rather than addition reaction। they show substitution reaction easily rather than addition reaction। ये substitution reaction आसानी से देना चाहिए कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन। इवन दे पजेस हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, किनमें अनसैचुरेशन हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए। दे ऑबे हकल रूल। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? दे ऑबे हकल्स रूल, दे ओबे हकल्स रूल। क्या लिखोगे? फॉर एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे ओबे हकल्स रूल्स फॉर एन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दे ओबे
हकल्स रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है भाई। दिस कंपाउंड्स आर सो एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड दिस फिनोमिना आर नोन एज ए एरोमेटिसिटी। These compounds so aromatic and this phenomena is known as aromaticity। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एरोमेटिसिटी। ठीक है भाई। तो अपन ने क्या बोला कि एरोमेटिसिटी के लिए क्या होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सबसे पहले अपन ने क्या बोला, एरोमेटिसिटी के लिए कंपाउंड क्या होने चाहिए, प्लानर एंड साइक्लिक होना चाहिए। दे शो ऑफ हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपली रेदर देन एडिशन रिएक्शन, कि आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल शो करना चाहिए कंपेयर टू रेदर देन आपके पास एडिशन रिएक्शन। दे ओबे हकल्स रूल, वो हकल रूल को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है भाई। और हकल रूल क्या होता है, अपने पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या करना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए। यदि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो कंपाउंड्स क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। दे कंपाउंड्स ऑफ एरोमेटिसिटी एंड दिस फिनोमिना इज एरोमेटिक एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। कि ऐसे कंपाउंड्स एरोमेटिसिटी इसको शो करते हैं और ये फिनोमिना अपने पास क्या कहलाता है, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाता है। ठीक है भाई। तो ऐसे ही अपने पास क्या करेंगे, आप कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात करूँ कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, उनके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या भाई बताओ, आपके पास आया एरोमेटिक कंसेप्ट समझ में कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, आपके पास इसे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, कि किसी कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या कंसेप्ट यूज ले रहे हैं, एरोमेटिसिटी कंसेप्ट यूज लिया जा रहा है। ठीक है भाई। यदि आपके पास, जैसे मैं एक एग्जाम्पल्स ले लूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे अपने पास कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए। तो कंपाउंड किसको शो करेगा, एरोमेटिसिटी को क्या करता है, शो करता है। तो अपने पास एक एग्जाम्पल है, जैसे इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक आपके पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और एक आपके पास यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले तो यदि अपन एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ऑल कार्बन प्रेजेंट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कि सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगा, क्योंकि तभी प्लानर हो सकता है। यदि आपके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो वो स्ट्रक्चर प्लानर नहीं हो सकती है। तो जितने भी आपके पास कार्बन है, ऑल कार्बन आर प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सभी कार्बन पर आपके पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स यदि मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे यदि इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर अपने 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन ये आपके पास साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, बॉन्ड आर डीलोकलाइज, कंप्लीटली वो इलेक्ट्रॉनों का क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डीलोकलाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है कि ये आपके पास यहाँ पर प्लस आ गया, ये आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया, राइट, क्लियर है। लेकिन ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, अकॉर्डिंग टू हकल रूल आपके पास 4n इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज। तो 2 और 2 4, 4n, n की वैल्यू अपने पास क्या हो रही है, अपने पास एक सिस्टम है अपने पास, तो अपने क्या लिख दिए 0, तो 4n प्लस 4n इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज, 2 है ना, तो 4n इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए ये कंपाउंड आपके पास क्या नहीं कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं कहलाता है। जबकि मैं कहूँ आपके पास ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे कंप्लीटली sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सभी पे कंप्लीटली प्लानर है, इसलिए अपन इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। जो मैंने अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखवाई है सबको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। लेकिन आप इसको देखिए, इस पर 1
2 3 और 4, इस पर हाइब्रिडेशन क्या हो रहा है, sp3 हो रहा है, मतलब ये प्लानर स्ट्रक्चर है नहीं है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगी। तो होगी क्या, वो तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक है, 4 कंसेप्ट चलेंगे, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। अभी तो एरोमेटिक मैं स्पेशल लेके आ रहा हूँ, लेकिन अपन जनरली एग्जांपल दिए कि क्या आप एरोमेटिसिटी को दिखा सकते हैं, तो मैं कहूँगा ये दोनों एरोमेटिसिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है। तीनों साइकिल के प्लानर नहीं है, लेकिन आपके पास जब प्लानर नहीं होते तो होमो बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक बोलते हैं, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, एरोमेटिक हो गया। तो आपके पास कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइकिलिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर n की वैल्यू क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, n की वैल्यू क्या रख दिया, 1, तो 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ जी भाई, कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, 4 और 1 5 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड, कंपाउंड सॉ एरोमेटिक। तो यहां पर देखो 2 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास डीलोकलाइज हो रहे हैं, इसलिए कंपाउंड क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। एक बात और याद रखना, यहाँ पर n जो होता है, n आपसे कुछ लोग ये कहेंगे कि n इज रिंग सिस्टम, n इज आपके पास डीलोकलाइजेशन नंबर ऑफ बॉन्ड सिस्टम। यहाँ पर ना तो n रिंग सिस्टम है, ना n आपके पास डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड है। यहाँ पर n इज इंटीजर वैल्यू, n के आपके पास एक इंटीजर वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऐसे करके आपके पास एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है भाई। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको ओनली बताया है कि आपको यदि एरोमेटिक कंपाउंड देखना है, तो एरोमेटिक कंपाउंड देखने के लिए क्या क्या आप उसकी पर कुछ रूल्स जो होंगे, वो क्या क्या रूल्स आप अप्लाई कर रहे हो, उनको अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।